हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज का बहुत स्पेशल टॉपिक है, तो उस पर बात करने से पहले एक बार मुझे बता दीजिए, क्या साउंड, लाइट, कैमरा, एक्शन सब कुछ ठीक है? ऑल ओके, ठीक है। तो आज हम यार आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन का टॉपिक है हमारा बैड बैंक। अब ये नाम है बैड बैंक, तो बैंक बैड कैसे है और गवर्नमेंट इस बैड बैंक पे इतना जोर क्यों लगा रही है? यानी क्या रीजन है कि बैड बैंक जैसा कोई टर्म आया है और इस टर्म के ऊपर गवर्नमेंट जोर लगा रही है, गवर्नमेंट बैड बैंक बना रही है। यानी ये सोचने वाली बात ये है कि वाई गवर्नमेंट डज नॉट सेट अप अ गुड बैंक। तो गवर्नमेंट जो है वो एक गुड बैंक क्यों नहीं बनाती, बैड बैंक क्यों बनाए? तो बैड बैंक का मतलब क्या है? जब मैंने पहली बार बैड बैंक वाला वर्ड सुना तो मेरे मन में एक खराब सी इमेज बनी कि बैड बैंक क्या हो सकता है भाई, बैड बैंक के पीछे पर्पस क्या हो सकता है? जैसे आपने गुलशन ग्रोवर की मूवीज देखी होंगी, उसमें वो डायलॉग मारता है बैडमैन। तो बैडमैन डायलॉग सुनकर के आपके मन में यह है ना कि वो बुरा आदमी है। तो वो आदमी अच्छा है, लेकिन वो जो रोल प्ले कर रहा है वो गलत है, यानी वो विलेन वाले रोल प्ले करता है गुलशन ग्रोवर जब बैडमैन बोलता है। लेकिन यहां पर बैड बैंक अगर बैंकिंग फंक्शनल में आता है, बैंकिंग प्रोसेस में आता है, तो क्या वो अच्छे काम करेगा या वो अच्छे काम करने के लिए रखा गया है? यानी क्या वो गुलशन ग्रोवर वाली इमेज में आएगा या उसका जो काम है वो नाम बैड बैंक है लेकिन उसका पर्पस कुछ और है? जैसे आमिर खान की मूवी थी, उसका नाम तो रख दिया गजनी, लेकिन गजनी उसमें विलेन था। ठीक है, बाद में पता चला कि जिस नाम पर वो मूवी रखेगी वो तो विलेन था। तो जनरली हम हीरो के नाम पर नाम रखते हैं किसी मूवी का, यहां पर क्या विलेन के नाम पर नाम रखा हुआ था? तो ये बैड बैंक की क्या वो गजनी वाला कॉन्सेप्ट है कि क्या गलत चीज को लेकर के इसका नाम रखा गया? अब ये गुलशन ग्रोवर है कि गजनी है, ये हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इस बात की कि बैड बैंक है क्या और इसको क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। तो उस पर हम बात करने से पहले एक ये बैच हमारा आ रहा है। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि वो नए बैच के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। तो नया जो बैच है हमारा वो कंप्लीट बैच भी है और सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट का भी है। हमारा जो बैच है वो आ रहा है 28 सितंबर से। तो 28 सितंबर से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या कंप्लीट कोर्स या जीके, उसके सारे अलग अलग सब्जेक्ट का भी और एक इंटीग्रेटेड कोर्स, इन सब के लिए तैयारी होगी, ठीक है। फोकस उसमें आईबीपीएस, पीओ क्लर्क 2021 ये रहेगा। फिर नेक्स्ट इसमें एक स्पेशल ऑफर ये फीस आपको दिख रही है। तो ये जो फीस है ना, इसके साथ में एक स्पेशल ऑफर ये है कि अभी इसमें 20% का डिस्काउंट रखा गया। तो वो 20% का डिस्काउंट अभी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी इच्छा है। तो हम हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो ये है बैड बैंक। तो बैड बैंक बेसिकली किस तरह की बैंक्स हैं, उन बैंक्स का रोल क्या होगा, ये हमारा यहां पर टॉपिक है। तो अब देखिए, ये जो बैड बैंक है, इस बैड बैंक को गवर्नमेंट ने क्यों बनाया? गवर्नमेंट का इस बैड बैंक से पर्पस क्या है? रीजन जो उसके पीछे था वो है एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पे बात होती रही, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। हाउस बबल आपने सुना था, हमने पिछली क्लासेस में उस पर डिस्कशन किया था कि हाउस बबल एक मैटर हुआ था अमेरिका में, जिसकी वजह से अमेरिका के लगभग 450 से ज्यादा बैंक्स बैंकरप्ट हुए या डूब गए और उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी धराशायी हो गई। तो यहां पर क्योंकि ये बैंक पर एनपीएस का बहुत बड़ा बोझ है, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा वजन है, और उसकी वजह से बैंक डूब रहे हैं। तो ये डूबते हुए बैंकों को बचाने के लिए, जैसे ये आप इसमें कार्टून में देख रहे हो कि एक हाथ बढ़ रहा है, और ये जो हाथ बढ़ रहा है ना, वास्तव में आज के टाइम में यही बैड बैंक है। तो एनपीएस का जो वजन है, एनपीएस को खत्म करने के लिए, एनपीएस को जो है वो पूरी तरह से इकोनॉमी से हटाने के लिए, बैंकिंग सेक्टर से हटाने के लिए ये जो बीड़ा उठाया है वो किसने उठाया? बैड बैंक ने। तो बैड बैंक यहां पर जो रोल प्ले करना चाहता है वो हम आगे बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक की बैलेंस शीट क्या होती है, यानी बैंकिंग जो है वो बैंकिंग अपना काम करता किस तरह से। तो उस पर अगर हम डिस्कशन करें तो यह बात जानते हो कि बैंक में दो तरह की चीजें, एक तो असेट्स है और एक उसकी लायबिलिटीज है। असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट्स यानी परिसंपत्तियां,
एक तो है बैंक के पास परिसंपत्ति जिसको बोलते हैं असेट्स, और दूसरी है बैंक के पास देयता या लायबिलिटीज। तो किसी भी बैंक की प्रॉपर्टी क्या है या उसकी असेट्स क्या है? उसकी असेट्स क्या है? एक तो उसके पास है कैश। असेट्स क्या है किसी भी बैंक का? कि उसके पास बहुत सारा कैश है, ठीक है। दूसरा, वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसके पास एक असेट्स है या उसकी संपत्ति है। और तीसरा, वो क्या करता है? लोन्स देता है कस्टमर्स को। तो एक तो उसके पास कैश है, एक उसके पास इन्वेस्टमेंट करना है, और दूसरा वो क्या कर रहा है? कस्टमर्स को लोन दे रहा है। ये है उसकी संपत्तियां। दूसरी तरफ इस बैंक को लायबिलिटी क्या होती है? यानी ये जो बैंक है इसकी लायबिलिटी बेसिकली है क्या, यानी उसको किसको चुकाना है, इसमें मैं डिटेल में भी बात करूंगा। तो उसकी लायबिलिटी या देयता है, एक तो उसने जो प्रॉफिट लिया वो किसी को वापस भी करना होगा, उसने जो शेयर होल्डर से पैसा ले रखा है उनको प्रॉफिट वापस करना होगा, उसने जितने भी डेट सिक्योरिटीज हैं वो उसके पास एक तरह से क्या हो रखी है? वो लायबिलिटीज हो रखी है। जैसे ही लोन वापस आएगा वो उसको वापस करना होगा, या उसने अपने कस्टमर से जो लोन जो पैसा ले रखा है डिपॉजिट में उसका इंटरेस्ट वापस आएगा, और उसने आरबीआई से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रखा है वो भी उसको वापस करना है। तो ये बैंक की दो तरह की चीजें, एक तो है असेट्स और दूसरी है उसकी लायबिलिटी। अब ये किस तरह से होती है इस पर हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बैंक है, ठीक है। तो ये है कोई बैंक, अब ये जो बैंक है इस बैंक के पास दो तरह के कस्टमर्स हैं, यानी दो तरह के लोग बैंक में जाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि अपना पैसा इन बैंक्स में डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो ये तो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए, इस ए ने अपना पैसा बैंक में किया डिपॉजिट। तो ए ने क्या किया? ए ने अपना पैसा डिपॉजिट किया किसमें? बैंक में। अब ये पैसा बैंक में डिपॉजिट क्यों कर रहा है वो? उसके पीछे रीजन क्या होगा? पहली बात तो ये कि वो बैंक से सिक्योरिटी चाहता है, यानी उसको ये पता है कि मैं जो बैंक में पैसा डिपॉजिट रखता हूं उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो सिक्योर रहेगा हमेशा, मैं जब चाहूं तब उस पैसे को निकाल सकता हूं। अब वो डिपॉजिट जो है वो करंट अकाउंट की फॉर्म में है, सेविंग अकाउंट की फॉर्म में है, या वो एक डीमैट अकाउंट की फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन फाइनली वो डिपॉजिट है। अब बैंक को क्या करना है? जो डिपॉजिट इसने इस तरफ किया है बैंक की तरफ, उस पर बैंक देगा इंटरेस्ट। यानी कस्टमर को, इस ए को बैंक में पैसा जमा करने के दो फायदे हुए। पहला फायदा तो क्या हुआ कि उसने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया, तो इससे वो पैसा कैसा हो रहा है? वो पैसा हुआ सिक्योर। और दूसरा, इसको बदले में क्या मिल रहा है? उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मान लीजिए कि बैंक ने जो है, इसने ए ने इसमें जो पैसा डिपॉजिट किया, मान लीजिए वो किया इसने 1000 रुपए। तो ए ने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया? 1000 रुपए किया। अब बदले में बैंक को क्या देना है कि इसको 1000 रुपए जो डिपॉजिट हुआ है उसके बाद, वो बैंक उसको वापस करेगा विद इंटरेस्ट, या जितना उसने डिपॉजिट कर रखा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब मान लीजिए वो 1000 के बदले में 1005 रुपए उसको देता है वापस, किसमें? विद इंटरेस्ट। तो जो पैसा डिपॉजिट हुआ उसके बदले में बैंक ने उसको 1000 की जगह पे प्लस कुछ इंटरेस्ट जोड़ करके उसको वापस किया, ठीक है। तो अब ये 1005 रुपए बैंक क्यों देगा? रीजन उसके पीछे क्या है? क्योंकि बैंक ने पैसा रखा है। लेकिन मुझे बैंक से लालच है कि मैं पैसा डिपॉजिट रखूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना, बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी बैंक को जब खर्चा लग रहा है तो बैंक के एम्प्लॉइज भी हैं, बैंक को रेंट भी देना है, बैंक को लाइट के बिल भी देना है, और बहुत सारे बिल देने हो सकते हैं, कुछ सिक्योरिटीज भी देनी हो सकती हैं। तो फिर बैंक चुकाएगा कैसे इस पैसे को? अब जब तक मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं उस पैसे को रखूंगा नहीं। तो उसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अब बैंक को कहीं ना कहीं कमाई करनी पड़ेगी। तो जब तक बैंक कमाई नहीं करेगा तब तक वो उसको इंटरेस्ट कहां से पे करेगा, और दूसरा जो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कहां से वापस करेगा। तो इस सिचुएशन में उसके पास जो तरीका बचा, वो क्या तरीका बचा कि अब वो कुछ अपने चीजों को इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। तो जो पैसा इसके पास डिपॉजिट में आया था वो उसको ऐसा नहीं है कि एक लॉकर में ताला बंद करके रखेगा, यानी जो पैसा उसको उसके कस्टमर्स ने डिपॉजिट करके दिया वो उसको एक जगह रखेगा नहीं। वो क्या करेगा उस पैसे को? वो उस पैसे को आगे किसी को एडवांस करेगा लोन के लिए। तो अब इसके पास कई सारे तरीके हैं इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के। जैसे एक तरीका है इसके पास लोन देने का।
दूसरा तरीका है इसके पास एक इन्वेस्टमेंट का, जैसे मान लीजिए शेयर्स में। तो शेयर मार्केट से उसको पैसा आएगा, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी उस पर रिटर्न मिलेगा उसका एक हिस्सा वो अपने डिपॉजिट होल्डर्स को दे सकता है, ठीक है। दूसरा, वो क्या करेगा, उस पैसे को लोन में देगा। अब ये दूसरा आदमी इसने तैयार किया, ऐसा आदमी जिसका नाम है बी। तो अब ये क्या कर रहा है कि जो 1000 रुपए इसने बैंक में डिपॉजिट किए थे, बैंक ने क्या किया, वही 1000 रुपए लोन में किसको दे दिए, इस बी को दे दिए, ठीक है। तो ये जो 1000 रुपए डिपॉजिट में आए थे उसको क्या किया, बैंक ने उठा करके बी को दे दिया। अब ये बी क्या करेगा, ये बी जब लोन लेने जाएगा तो बदले में कुछ वो सिक्योरिटीज रखेगा या कुछ मॉर्गेज रखेगा, बैंक फोकट में उसको नहीं देगा। तो जब तक जो लोन बैंक दे रहा है उस बैंक के लोन पर उसको कोई डाउट होगा तो वो लोन नहीं देगा। जब तक पूरी तरह सिक्योर्ड नहीं होगा तब तक वो बैंक क्या करेगा, लोन नहीं देगा। तो यही रीजन है कि अब बैंक क्या करेगा, सबसे पहले तो बदले में कुछ मॉर्गेज रखवाएगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि इससे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेगा। तो एक तो इसने क्या किया, बैंक को मॉर्गेज रखा, ठीक है, यानी अपनी कोई संपत्ति इसने क्या रखी, बैंक के पास रखी गिरवी या मॉर्गेज रखी, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, ये क्या कर रहा है, इस बैंक को लोन के बदले में दे रहा है इंटरेस्ट, यानी ब्याज दे रहा है। अब ये बैंक क्या करेगा, उस 1000 रुपए जो उसने लोन में दिए हैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय जो भी चल रही होगी उस एग्जिस्टिंग लोन की, वो उसके बहुत सारे छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो उसको बांट देगा। कस्टमर से बैंक पूछेगा कि भाई तू 1 तारीख को चाहता है, तेरी सैलरी, तू सरकारी नौकरी वाला है तो तेरी सैलरी तो 1 तारीख को आ जाएगी या 31 को आ जाएगी, मैं तेरे से 1 तारीख को किस्त काट लूंगा। वो ये पूछ सकता है कि 15 तारीख को आती हो तो 15 तारीख को किस्त काट लेंगे। तो वो इन दोनों का आपस का कंसर्न है कि वो 1 तारीख से कि 7 तारीख से कि 15 तारीख से मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको बांट सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो कि ये जो बी है वो किसी वजह से लोन नहीं पे कर रहा हो या नहीं कर पा रहा हो, कंडीशन दोनों हो सकती है, एक कंडीशन पे ही नहीं कर रहा और दूसरी कंडीशन कर नहीं पा रहा, तो अगर इसका ये जो लोन है वो रिटर्न होना बंद हो जाए, यानी जो इंस्टॉलमेंट्स इसके पास आनी है वो आनी बंद हो जाए, तो अब इस बैंक के पास क्या रास्ता बचा भाई, बैंक इनको कैसे पैसा देगा, ठीक है। अब इसके पास एक रास्ता बचता है कि बैंक इसके पास नोटिस भेजेगा, इसके पास कॉल्स करेगा, इसके पास मैसेजेस करेगा, इसके जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो इससे मीटिंग करके आएंगे, उसके घर जाके मिल के आएंगे और हर तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, आप इस तरह कर लीजिए, आप इसको और छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, आप इस तरह कर लीजिए, वो सारे तरीके वो करेगा। लेकिन जब किसी भी तरीके से उसकी लोन की रिकवरी नहीं हो रही होगी तो उसके पास क्या रास्ता बचता है, मॉर्गेज करने का, यानी जो सिक्योरिटीज बैंक के पास रखी गई थी वो बैंक क्या कर सकता है, उन सिक्योरिटीज को बेच सकता है और बेच करके जो लोन अमाउंट उसने दिया था उसकी वसूली कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू एक लॉ पास करवाया जिसको बोलते हैं सरफेसी एक्ट 2002 में, उसमें हम बात करेंगे अभी। तो सरफेसी एक्ट 2002 के तहत क्या कर सकता है ये बैंक जो पैसा उसके पास आया था, ठीक है, ये डिपॉजिट में, तो अब उसने तो वो दिया है तो बैंक का तो उसमें पैसा लग गया, लेकिन वो जो पैसा है वो वापस रिटर्न नहीं हो रहा। तो सिचुएशन में उसके पास ये रास्ता बचता है कि ये जो मॉर्गेज चीजें रखी गई थी उन मॉर्गेजेस चीजों को या सिक्योरिटीज को बेच करके वो अपने लोन की वसूली कर सकता है। तो ये अल्टीमेट एक रास्ता बचा। अब मान लीजिए कि इसने जो चीजें गिरवी रखी थी, मान लीजिए इसने अपना प्लॉट इसके बदले में गिरवी रखा या अपनी घड़ी इसके बदले में गिरवी रखी, उसकी वैल्यू ज्यादा थी और लोन कम था, तो वो जो बैंक है वो क्या करेगा कि उसको तो अपने 1000 रुपए से मतलब है। मान लीजिए उसने उसके बदले अपनी घड़ी गिरवी रखी हुई थी और घड़ी की वैल्यू है 4000 रुपए, तो अब 4000 रुपए का वो किसी दूसरे कस्टमर को बेच देगा। यानी अब ये बैंक क्या करेगा कि ये जो चीजें गिरवी रखी हुई थी उसके लिए वो तीसरा आदमी तलाशेगा, जो क्या हो गया, सी। तो जो चीजें गिरवी रखी थी वो उसने सी को बेच दी 4000 रुपए में, वो घड़ी जो है। अब 3000 रुपए तो बैंक क्या करेगा, इस बी को वापस कर देगा और 1000 रुपए जो उसके बनते थे विद इंटरेस्ट वो खुद रख लेगा। तो ये इस तरह से बैंक का सिस्टम चलता था, लेकिन इसकी वजह से बैंक का जो मेन फंक्शन है वो अफेक्ट होता है। हम बार बार बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, वित्तीय समावेशन की। वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे दूर होगा, वो कैसे पूरा होगा, उसका रास्ता है बैंक्स के थ्रू जाता है।
अब बैंक्स क्या कर रहे हैं कि वो इन चीजों को छोड़ करके, यानी उनको नए अकाउंट्स खोलने हैं, अपने कस्टमर्स को सर्विसेज नहीं देनी है, डिजिटलाइजेशन पूरा करना है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, वो उसको छोड़ करके सारे के सारे वसूली भाई बन जाए। यानी वो पठानी अफगानी सूट पहन करके और गले में मोटी चेन पहन के और वो ओपन जीप में बैठ के वसूली भाई बन जाए और वो हर कस्टमर के पास जाएंगे, दे रहे पैसे दे, जो तू ले रखे हो पैसे वापस कर। तो ये चीजें फिर बैंक के काम की नहीं है, इससे बैंक की डिसेंसी वो खत्म होती है। और जब बैंक के एम्प्लॉय इस तरह से घर घर घूमेंगे तो इससे जो बैंक के पास जो पावर है, अपनी जो एम्प्लॉयज की पावर है, वो इफेक्ट होगी। यानी कि जितने एम्प्लॉय उसने इन कामों के लिए लगा रखे हैं उसमें से आधे ज्यादा लोग तो वसूली भाई बन जाएंगे, इससे भी बैंक की इमेज खराब होती है। दूसरा, अगर ये बात इनको पता चलती है कि बैंक के पास जो लोन दिए गए थे, हमारा जो पैसा दूसरों को दिया गया था लोन्स में, वो पैसा वापस नहीं आ रहा, तो ये क्या करेंगे, इनके दिमाग में बात क्या आ जाएगी कि ये बैंक डूबने वाला है। तो फाइनली वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने डिपॉजिट्स को वापस ले सकते हैं। अब जैसे ही बैंक्स के पास से डिपॉजिट निकलने शुरू हुए, अब ना तो इसकी रिकवरी हो रही इन लोन्स की जो उसने दिए थे, और ना ये इधर डिपॉजिट्स हैं वो और चले गए इसके हाथ से, तो ये कमाई होनी बंद हो गई। और फाइनली क्या होगा, फाइनली उस बैंक के साथ वही होगा जो हमने अभी लास्ट में देखा था, ये वाला सिस्टम। तो ये बैंक क्यों डूबा, उसके पीछे रीजन यही था कि इसकी जो असेट्स हैं, जो इसकी परिसंपत्तियां हैं वो तो हो गई कम और इसकी लायबिलिटीज हो गई ज्यादा। यानी जो लोन्स इसने बांटे हुए थे वो तो बहुत ज्यादा हो गए और वो वापस नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन जो उसकी संपत्ति है वो उसकी खत्म होती चली गई और फाइनली ये बैंक जो है वो डूब जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये बना बैड बैंक। तो बैड बैंक का काम क्या होगा, इन बैंक्स को बचाना, इन बैंक्स के जो असेट्स हैं उसकी रिकवरी करना, उसका रिकंस्ट्रक्शन करना, यही बैड बैंक का काम है, ठीक है। अब इसको नाम बैड बैंक क्यों दिया, रीजन इसके पीछे भी होगा। यानी इसका जो नाम है वो बैड बैंक क्यों रखा गया, उसके पीछे रीजन क्या है, उस पर बात करते हैं हम। देखिए ये गुड बैंक और एक बैड बैंक है, दो तरह की बैंक्स हैं। बैंक का जो काम है वो क्या है कि वो फंडेड बाय डिपॉजिटर्स, बैंक के पास जो पैसा आया, जो फंडिंग आई, वो कहां से आई, डिपॉजिटर्स के पास से आई। तो जो डिपॉजिट करने वाले हैं पैसा, उन्होंने बैंक्स को फंड दिए, ठीक है, जिससे बैंक का सारा काम चल रहा है। दूसरा, इसको क्या करना है कि इसको बैलेंस शीट को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। बैलेंस शीट मेंटेन कैसे, कि जितना उसने लोन दिया वो वापस आ रहा है, और दूसरा वो अपने कस्टमर्स के डिपॉजिट्स हैं उनका रेगुलर इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। तो ये हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए। तो अब दो तरह के बैंक्स बने, गुड बैंक और बैड बैंक। गुड बैंक का मतलब क्या हुआ, ये है फंडेड बाय डिपॉजिटर्स, क्लीन बैलेंस शीट, ओपन फॉर ग्रोथ, यानी बिल्कुल ठीक चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो कस्टमर्स ने उसको पैसा दिया उसने उसको उठा के लोन में बांट दिया, लोन्स की रिकवरी रेगुलर चल रही है और फाइनली बैंक में सब कुछ ठीक है, ठीक है, यहां कोई समस्या नहीं है। अब खराबी कहां आती है, खराबी आई बैड बैंक में। वो क्या खराबी आई कि फंडेड बाय स्पेशलिस्ट इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट, यानी कि मजबूरी क्या हो रही है अब इस बैंक की कि वो जो पैसा इसके पास कस्टमर्स के थ्रू डिपॉजिट के रूप में आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो फाइनली इसने अपने घाटे को पूरा करने के लिए क्या किया, घाटे को रिकवर करने के लिए क्या किया कि क्योंकि पैसा आ तो इसके पास रहा नहीं है, लेकिन कस्टमर जितने अपना डिपॉजिट रख के बैठे हुए हैं उनको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई लोन लेने वाला आता है और उसको आप 4-6 दिन टहला दो कि हमारे पास नहीं है, व्यवस्था कर रहे हैं, फलाना ढिमका, तो क्या होगा, वो क्या बोलेगा कि इस बैंक के पास पैसा नहीं है, डूबा हुआ बैंक है। और एक बार मार्केट में क्रेडिबिलिटी खराब होने का मतलब क्या होता है कि वो बैंक तो बैंकरप्ट होगा, वो डूबेगा। तो इन सारी चीजों को दूर करना, ठीक है, वो यहां पर जरूरी है। तो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, सरकार पैसा लगा रही है बैंक को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें रन ऑफ वाली कंडीशन हो गई, यानी एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे उसको और डिपॉजिट से अपना पैसा निकालेंगे। तो ये बैंक क्या बन गया, वो बैंक बन गया बैड बैंक, ठीक है। दूसरा जो समस्या है वो किसकी है इसमें, एनपीएस की। एनपीएस क्या होते हैं इस पर हम बात करेंगे अभी। तो अभी जो बैंक्स के सामने समस्या आ रही थी वो आ रही थी एनपीएस, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स किस तरह के असेट्स हैं, हमने अभी जो बात करी कि जो 1000 रुपए बैंक ने लोन में दिया था वो लोन वापस लौट के नहीं आ रहा, तो वो लोन क्या बना, नॉन परफॉर्मिंग।
तो बैंक के पास दो तरह के असेट्स हैं, परफॉर्मिंग असेट्स और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब ये किस तरह के होंगे देखिए, तो किसी भी बैंक के पास ये दो तरह के असेट्स या उसकी परिसंपत्तियां हैं। ये किस तरह की होंगी? पहली जो परिसंपत्ति है उनको बोला हमने पीए, यानी परफॉर्मिंग असेट्स। यानी ये वाली निष्पादनकारी परिसंपत्तियां हैं। तो ये वाली कैसी है? परफॉर्मिंग है, निष्पादनकारी। और दूसरी मैंने बोली एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये नॉन परफॉर्मिंग है, यानी ये गैर निष्पादनकारी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, सीधा सीधा वो एक ही है। और वो क्या डिफरेंस है कि जैसे हमने अभी जो बात करी कि ये जो बैंक है, इस बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, और इस लोन का रेगुलर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं। तो अगर ये बेचारा जो ए है वो सीधा साधा आदमी है और वो क्या करता है कि नौकरी वाला है, ठीक है, तो वो रोज हर महीने पैसा पहुंचा रहा है, बैंक को कोई समस्या नहीं, बैंक वाले उसको कॉल भी नहीं कर पाते, तो उससे पहले उनका पैसा उनके पास इंस्टॉलमेंट से पहुंच जाता है। तो यहां तो कोई समस्या नहीं है। किसी एक महीने समस्या आई, मान लो कोरोना वाली दिक्कत आ गई, तो उसने एक महीने नहीं दे पाया तो अगले महीने दे दिया, तो फिर भी उसकी मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट्स बाउंस नहीं हुई। यानी लगातार 90 दिन तक तो वो है, मतलब एक किस्त मान लो बाउंस हो गई लेकिन दूसरी दे दी, 2 हो गई लेकिन तीसरी दे दी, तो ये 90 दिन का टाइम इसका है। तो यानी बैंक्स का 90 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस आना शुरू हो रहा है। तो 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, कम से कम 2 किस्तें उसकी बाउंस होती हैं, उससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है, लेकिन पैसा वो दे रहा है। दूसरा, ये जो है इसको भी बैंक ने पैसा दिया, ये दिया बी को। अब बैंक ने तो पैसा दिया बी को, लेकिन बी वो पैसा वापस नहीं कर रहा। तो ये वापस पैसा नहीं कर रहा, तो ये कैसा हो गया? ये नॉन परफॉर्मिंग हुआ। और ये नॉन परफॉर्मिंग का जो टाइम है वो है, ये भी 90 दिन ही है। यानी लगातार 3 इंस्टॉलमेंट्स क्या की उसने, बाउंस कर दी। तो 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई, इसके बाद वो किसमें चला गया? अपने आप ही नॉन परफॉर्मिंग चला गया। तो जो पैसा बैंक का वापस आ रहा है वो परफॉर्मिंग है, जो पैसा नहीं आ रहा है वो नॉन परफॉर्मिंग है। अब इस नॉन परफॉर्मिंग की वजह से क्या होगा? बैंक के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। और वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी? सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि वो लोन्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास खुद के पास ही पैसा नहीं आ रहा, वो लोन देने में डरेगा। दूसरी तरफ ये जो डिपोजिटर्स हैं उनके वो रेगुलर इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा, तो बैंक के पास पैसा क्यों दिया जाएगा? यानी उसके जो डिपोजिटर्स हैं, जब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वो बैंक में डिपॉजिट करना बंद कर देंगे। तो अब क्या होगा? फाइनली बैंक की जो कमाई है वो खत्म हो जाएंगी और बैंक डूब जाएगा। तो इसीलिए इन एनपीएस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी था। यही रीजन था कि सरकार ने इस बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, बहुत सारे लॉज बनाए इस एनपीएस को कंट्रोल करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इन सारे के सारे एनपीएस की। तो बेसिकली एनपीएस हैं क्या क्या, ठीक है। तो इसमें एक जो है, मैंने बात करी अभी स्टैंडर्ड असेट्स। ये स्टैंडर्ड असेट्स वही है जिसकी मैं आपको बोल रहा था कि ये परफॉर्मिंग असेट्स हैं। यानी ये वाले कौन सा असेट्स है? ये परफॉर्मिंग असेट्स हैं और ये वाले नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, ठीक है। तो परफॉर्मिंग असेट्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी परफॉर्मिंग असेट्स में भी कई बार डाउट हो सकता है। तो परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब वैसे तो खैर यही है कि सरकार के दबाव में आकर के बेसल नॉर्म्स को पूरा करने के लिए आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक ने जो लोन दिया वो सिक्योर्ड लोन देने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार सिक्योर्ड भी डाउटफुल हो सकते हैं। तो इसमें जैसे कि एक तो रेगुलर और एक स्ट्रेस्ड। रेगुलर का मतलब क्या हुआ? परफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, जिसमें वो कोई भी नील नहीं है, हर महीने शांति से उसके पास पैसा आ रहा है। तो ये तो क्या हुआ? ये रेगुलर असेट्स हुई, ठीक है।
दूसरा स्ट्रेस्ड असेट्स है। यह थोड़ी सी समस्या आ रही है, और समस्या क्या है कि इसमें 1 से लेकर 90 दिन तक का डिले हुआ है। रेगुलर असेट्स में कोई डिले नहीं हुआ, वो पैसा लगातार आ रहा है। लेकिन जो स्ट्रेस्ड असेट्स है उसमें थोड़ी सी समस्या आई, क्या कि 1 से 90 दिन की दिक्कत हुई, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर उसने अपनी इंस्टॉलमेंट चुका दी। ठीक है, तो रेगुलर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया कि आरबीआई के हिसाब से इन स्ट्रेस्ड को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, SMA0, SMA1 और SMA2। ये SMA का मतलब है स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। तो SMA क्या है? ये है स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। 2016 में आरबीआई ने ये वाला जो है वो गाइडलाइन वो जारी की थी कि जो परफॉर्मिंग असेट्स है ना, उनको भी आप इस तरह से डिवाइड करो। कैसे? स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। अब ये स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट किस तरह के? इसमें SMA0 का मतलब क्या है कि इसमें 1 से 30 दिन का डिले हुआ, यानी केवल एक किस्त का डिले हुआ, लेकिन वो 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा वापस आ गई। SMA1 यानी कि स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट 1, इसमें डिले जो है वो 31 to 60 डेज है, यानी लगभग ये 2 महीने का जो है वो डिले हुआ, लेकिन उसके बाद वो पैसा आ गया। और SMA2 में 61 to 90 डेज का डिले है, लेकिन फिर वो पैसा वापस आ गया। तो ये 90 दिन का टाइम है, यानी परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग के बीच में जो बीच में गैप है ना, वो कितना है? वो 90 दिन का गैप है। ठीक है, तो 90 दिन के अंदर अंदर अगर पैसा वापस आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको हम? स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। ठीक है, और ये दूसरा जो है वो कैसा गया? ये दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो बड़ी समस्या बैंक्स के लिए बनी हुई है। और वो क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां जिनका पैसा नहीं आ रहा। अब नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, या कोई और पैसा लेके भाग गया, तो वो सब क्या है? वो सब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं। अब जो बैंक्स हैं उनकी इमेज खराब होती है। ठीक है, लोग फिर उसमें पैसा डालना नहीं चाहते। अब ये बैंक फिर क्या करते हैं? बैंक को अल्टीमेटली पैसा तो हमसे ही लेना होता है। एसबीआई ने अचानक एक दिन अपने सारे कस्टमर्स को बोला कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट के नाम पे आपके अकाउंट से मैंने 180 रुपए काट दिए। अब उसने 180 रुपए काट दिए, हम उसको क्या बोले? हम इसमें काट दिए तो काट दिए उसने, तो बैलेंस जो है ना वो वहीं से डगमगाना चालू हो गया। तो ये जो पैसा लेके भागते हैं उनका बैंक क्या करते हैं? उनका तो कुछ कर नहीं पाते। वो सारा जोर किस पे आता है? वो आम जनता पे आता है। और उसके बाद क्या होता है? लोगों का बैंकिंग सेक्टर पे भरोसा कम होता है। तो उस बैंकिंग क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए, बैंकिंग पे भरोसा बनाने के लिए ये जरूरी है कि इन सारे अकाउंट्स पे भी बात की जाए और इसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को रोकने की कोशिश की जाए। तो यहां पर इसको फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है सब स्टैंडर्ड असेट्स, यानी उपमानक संपत्तियां। तो पहला इसमें कौन सा है? ये सब स्टैंडर्ड असेट्स यानी उपमानक संपत्तियां। तो इस सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि ये 12 महीने तक का टाइम है, यानी 90 दिन से लेकर के 12 महीने तक, या 3 महीने बाद से वो किसमें चला गया? वो एनपीए में चला गया। तो लगातार 3 इंस्टॉलमेंट्स अगर बाउंस हुए तो किसमें गया? वो सीधे एनपीए में चला गया। ठीक है, अब ये जो टाइम है यानी 12 महीने तक उसने कोई पैसा नहीं दिया, तो उसका बोलेंगे हम उपमानक संपत्ति या सब स्टैंडर्ड असेट्स। तो थोड़ा सा शायद उनको भरोसा है कि शायद अब तो ये दे देगा, अब दे देगा, अब दे देगा, तो इसी भरोसे में बैंक चल रहा है। तो अप टू 12 मंथ्स, ये कौन सा हुआ? सब स्टैंडर्ड असेट्स या उपमानक संपत्ति। दूसरा है डाउटफुल असेट्स, यानी कि संदेहपूर्ण परिसंपत्ति। डाउटफुल जो है ना वो मोर देन 12 मंथ्स है, यानी कि जैसे 12 महीने पूरे हुए, अब बैंक वाले किस कैटेगरी में डालेंगे उसको कि डाउटफुल है, ये नहीं देने वाला। हम फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा, घर जा रहे हैं, ताला बंद मिलता है, या औरतें बाहर निकल के आती हैं, गाली देके भगा देती हैं, सब कुछ होता है, आप जानते होंगे। फिर इसके बाद तीसरा है लॉस असेट्स, यानी ये तो घाटे का है, तो ये इनकी घाटे वाली संपत्ति है। तो यहां पर इन्होंने मान लिया कि इसकी रिकवरी नहीं होगी, ये नॉन रिकवरेबल है। तो इसका मतलब हमने असेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सी? परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड, और दूसरी नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग वाली हमने 3 बनाई, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट,
ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA 0, SMA 1, SMA 2, यानी इसका मतलब क्या किया हमने इसमें कि ये 1 से 30 डेज, फिर 31 टू 60 डेज, 61 टू 90 डेज, इस तरह से कैटेगराइजेशन कर दिया इसका। फिर जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थे उनकी हमने 3 कैटेगरी बनाई। सबसे पहला है सब स्टैंडर्ड, यानी 12 महीने तक वो पैसा नहीं आया, 12 महीने जैसे ही पूरा हो गया उसके बाद भी पैसा नहीं आया, तो हमने किस में डाल दिया उसको, संदेहपूर्ण एंड डाउटफुल में, कि अब ये डाउट है, ये शायद नहीं देगा। और जैसे ही 12 महीने से और ऊपर निकल जाते हैं, 15 महीने, 16 महीने, 17 महीने, वो सीधा किस में चला गया, लॉस असेट्स में। सरकार ने मान लिया, बैंक ने मान लिया कि ये पैसा वापस नहीं आया, वो भग गया, ठीक है। तो अब फिर इनकी रिकवरी शुरू होती है। तो रिकवरी किसकी शुरू होगी, ये बैंक टाइम देगा अपने कस्टमर्स को और फाइनली इस लॉस असेट्स की रिकवरी करना शुरू करेगा। यही बैड बैंक का काम है। तो ये जो है ना लॉस असेट्स, इसको फिर बैंक क्या बोलेगा, इसको बैंक बोलेगा बैड लोन्स। तो जो लॉस असेट्स हैं जिसमें बैंक को ये पक्का यकीन हो गया कि ये पैसा नहीं आने वाला, तो क्या हुआ, वो उसको बोला बैड लोन्स, यानी ऐसे लोन जो वापस नहीं आने, वो तो उनके खराब हो गए, तो वहां पर तो उनका मूड खराब हो गया या कुछ और खराब हो गया, पैसा वापस नहीं आएगा, तो क्या होगा, बैड लोन्स। और इन बैड लोन्स की रिकवरी करने वाला एजेंट कौन है, वो है बैड बैंक, ठीक है। बैड बैंक एक नहीं है, बैड बैंक 2 हैं। वो कौन कौन है ये हम आगे आएंगे। पहले मैं यहां तक आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां तक कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन है कोई आप लोगों का? चंदन क्लियर, और बाकी लोग कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो बताइए। नो डाउट, सारे क्लियर, बहुत खुशी की बात है। तो ठीक है, फिर मैं आगे चल रहा हूं। यहां तक मैंने मान लिया आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये एनपीएस का क्या असर होता है, यानी अगर एनपीएस बढ़ेंगे तो इससे बैंक पर, इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होगा, और बैंक्स, आरबीआई और सरकार वो क्यों मजबूर होंगे इस एनपीएस को खत्म करने के लिए। कुमुद ने पूछा है कि सर अगर पैसा नहीं आ रहा है तो लॉस में चला गया, तो उसको असेट्स बेचकर भी बैंक अपना सही कर सकता है ना। हाँ जी, सही तो कर सकता है, लेकिन मैंने आपको बोला ना, अगर बैंक वसूली भाई बन जाएगा तो उससे बैंक की इमेज कैसी होगी, आप खुद सोचिए इस बात को। हम बैंक गए, एक डिसेंट टाई वाई लगा के बैठे हुए हैं, सुंदर सी लड़की वहां पे बैठी हुई है, तो हमें अच्छा लगता है, और वहीं पर बैंक्स में वो मोटी मोटी चैन डाल के हाथ में डंडा लेके वसूली भाई निकलेगा, तो फिर उससे हमें क्या इमेज बनेगी। तो ऐसे बैंक में हम क्यों जाना चाहिए, ठीक है। तो यही रीजन है कि बैंक को यहां पर खुद की क्रेडिबिलिटी, खुद का ट्रस्ट भी तो बचाना जरूरी है ना। देखिए इसमें होता क्या है, प्रैक्टिकल हम बात करें, थ्योरी की बात तो हम कुछ भी करते हैं, पर प्रैक्टिकली बात ये होती है कि अगर आपका बैंक मैनेजर जानकार है ना, या बैंक में कोई जानकार है, तो लोन मिल जाएगा, नहीं तो आप चक्कर मारते हो लोन नहीं मिलेगा। अब ये लोन क्यों मिलता है, लोन की वैल्यूएशन किस तरह से होती है, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। आपने अगर उसको पैसा खिला दिया तो आपका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, ठीक है, आपको लोन ज्यादा मिल जाएगा, इजी लोन मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, और नहीं खिला रहा है तो आपको चक्कर काटता रहेगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक है। तो हमारे यहां जो समस्या आई इन बैंक्स को, वो क्या आई है, वो यही आ रही है। बैंक से पैसा लेने वाले कौन थे,
ज्यादातर वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और सबसे ज्यादा एनपीए इन्हीं इंडस्ट्रीज का है। लगभग 11% का जो लॉस है ना इसमें लोन्स में, वो केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। यानी कि 100 करोड़ के लोन दिए गए लेकिन उसमें से 11 करोड़ के लोन्स रिकवर नहीं हो पाए। तो ये सबसे बड़ा सेक्टर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अब ये सरकार की वजह से दिए गए, सरकार में उनकी पहुंच की वजह से दिए। जैसा आप पढ़ रहे होंगे आजकल कि कोई कंपनी किसी दूसरे को टेक ओवर करती है या उसको एक्वायर करती है, तो ये सब कहां से हो रहा है, इसके लिए पैसा कहां से आता है, बैंक से दे रहे हैं। अब वो बैंक ने पैसा दिया तो सरकार के कहने पे दिया, या वो बड़ा आदमी था ये सोच के दिया, या उसको उसकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा है, उसका सिबिल स्कोर अच्छा है इस बात पे दिया, वो बहुत सारे मैटर हैं। तो बैंक देते इसलिए क्योंकि उनको कहा जाता है। देखिए एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग, एक तो हो गया पीए यानी परफॉर्मिंग असेट्स, और एक हो गया नॉन परफॉर्मिंग यानी ये ऐसी असेट्स है जो वापस नहीं आती। आपने अपने किसी फ्रेंड को वापस दिया, फ्रेंड को पैसा दिया, लेकिन वो उस पैसे को वापस नहीं कर रहा, ये आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गया। और उसने रेगुलर आपको इंस्टॉलमेंट देकर के पैसा वापस कर दिया तो ये परफॉर्मिंग असेट्स हो गया। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ने बैंक की समस्या है और उससे दूर करना बहुत जरूरी है। तो उस नॉन परफॉर्मिंग की वजह से क्या दिक्कत आती है कि अगर इन बैंक्स के पास एनपीए बढ़ता है तो सबसे पहले बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल ये दोनों ही कम होंगे, यानी बैंक्स को घाटा होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा डाला गया था मार्केट में रिटर्न नहीं हो रहा, एक तो ये घाटा है। दूसरा उसके पास खुद के पास भी तो पैसा नहीं बचेगा ना भाई। बैंक क्या करता है कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स आई, किसी कस्टमर ने दी या किसी ने अपना पैसा डिपॉजिट किया तो उसको किसी थर्ड पार्टी को देता है वो। तो ये जो थर्ड पार्टी को देने वाला काम है यही तो उसकी कमाई है ना। तो ये दोनों उसकी कम हो गई, प्रॉफिट भी कम हुआ और उसके पास जो पैसा बचना है आगे लोन्स को देने के लिए वो भी खत्म हुआ। दूसरा है बैंक लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स रिड्यूस्ड। तो ये एक बड़ी दिक्कत यहां पर खड़ी होगी क्या कि बैंक अगर किसी प्राइमरी सेक्टर को देना चाहता है, एग्रीकल्चर को लोन देना चाहता है, एमएसएमई को लोन देना चाहता है, तो वो खत्म होगा और इसकी वजह से ग्रोथ है वो रुकेगी। ठीक है। थर्ड है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड, नो इन्वेस्टमेंट। तो इससे नुकसान क्या होगा कि अगर लोन्स नहीं मिलेंगे लोगों को तो डेवलपमेंट कहां से होगा। ठीक है। तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है ना वो सारे रुक जाएंगे, ये एक बड़ी दिक्कत होगी। और इसका फिर इंपैक्ट क्या होगा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। और फाइनली क्योंकि डेवलपमेंट रुक गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप स्लो हो गई। तो ये एक सर्कल है जो लगातार चलता रहेगा। अब स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों के पास जब कमाई नहीं होगी तो क्या करेंगे, फाइनली वो बैंक्स को मना कर देंगे, भाई मेरे बस की नहीं है, तू मेरा जो सामान है उसको बेच के अपना पैसा चुका ले। ठीक है। लेकिन बात तो ये है ना कि पैसा दिया गया था 4 साल पहले, 3 साल तक उसमें कुछ आ नहीं रहा, अब इसके बाद 3 साल बाद फिर उसकी रिकवरी होती है तो उसमें बचेगा क्या। जनरली जो घर या जो प्लॉट बैंक अपने पास गिरवी रखता है और जब कस्टमर ने सोच लिया कि उसको तो अपना घर बैंक को वापस ही करना है क्योंकि मॉर्गेज रखा हुआ है कि वो जितना पैसा बैंक को देगा उससे तो आधी कीमत में रह गया घर, तो वो क्यों दे फिर बैंक को पैसा। तो सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो उस घर को छोड़ देगा और घर बिल्कुल टूटी फूटी हालत में मिलता है तो फिर उसकी भी रिकवरी कैसे होगी ना। यानी अगर किसी बैंक ने मान लो 10 लाख का घर गिरवी रख करके किसी को लोन दिया, अब वो घर टूट फूट गया क्योंकि उसका तो लगातार डेप्रिसिएशन होगा, वो घर टूट फूट गया और उसकी कीमत रह गई 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए। तो वो जो कस्टमर है जिसने लोन लिया था वो बैंक को पैसा क्यों दे, किस बात से दे भाई। कल को बैंक जब उसको मॉर्गेज करेगा तो उसके पास कितना पैसा मिलेगा, उसको 7 लाख, दिए कितने थे उसने 10 लाख, पैसा मिल कितना रहा है 7 लाख। तो वो जो 3 लाख का डिफरेंस अमाउंट है ना, वो 3 लाख का डिफरेंस अमाउंट भी तो एनपीए होगा। तो इस तरह से ये एनपीएस लगातार ये सर्कल चलता रहेगा और ये स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इसको बार बार दिखाता रहेगा। तो इसलिए एनपीएस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये एनपीए क्यों आ रहे हैं, इसके पहले हम इसमें बात करें कि वाई एनपीए अकर्स। इन एनपीएस के आने के पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला बैड लेंडिंग, यानी बैंक्स ने जो लेंडिंग करी वो खराब तरीके से करी, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। व्हेन बैंक्स नेग्लेक्ट बेसिक फैक्टर्स लाइक रिपेइंग कैपेसिटी, यानी बैंक ने लोन दे तो दिया लेकिन जो उसकी रिपे करने वाली कैपेसिटी है कि वो पैसा वापस भी आना है उसको उसने ढंग से चेक नहीं किया।
तो जल्दबाजी में लोन दिया गया तो वो लोन रिकवर नहीं होगा। दूसरा है उसका कंपटीशन, व्हेन बैंक कॉम्पीट्स अमंग्स देमसेल्व्स एंड प्रोवाइड अनसिक्योर्ड लोन्स। अब बैंकों को इस बात की मच रही है कि जैसे प्राइवेट बैंक इस तरह का ज्यादा करता है, हालांकि ज्यादा जो है ना एनपीए वो गवर्नमेंट बैंक्स का है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास, हालांकि ये बात सही है कि उनके पास ज्यादा एनपीएस है, लेकिन फिर भी ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन जो है ना वो देते ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वाले। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास ज्यादा क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक को ज्यादा मतलब नहीं है, लोन लो मत लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों क्योंकि टारगेट मिले होते हैं, बॉस ऊपर से डंडा करता है, गाली देता है कि लोन लाओ, ये फलाना करो, ढिमका करो, तो ये बेचारे अनसिक्योर्ड लोन के चक्करों में पड़ जाते हैं। तो वो अनसिक्योर्ड लोन आ गया, क्यों? कंपटीशन बहुत है मार्केट में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो बैड लोन में कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड, इंक्रीमेंटल कंपोनेंट्स, व्हेन इंटरनल बैंक मैनेजमेंट लाइक क्रेडिट पॉलिसी एटसेट्रा इज इफेक्टेड। अभी इंक्रीमेंटल वाली समस्या क्या होती है, क्रेडिट पॉलिसी में अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई अचानक, तो फिर लोग जो है वो लोन वापस करना बंद कर देते हैं, उनकी रिपे करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है ओवरहैंग कंपोनेंट्स, व्हेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द कॉज। अभी जैसे कोरोना वाला मामला आ गया, लोगों का रोजगार ही बंद हो गया, तो ये वाला कौन सा मैटर है, इसको हम बोलेंगे ओवरहैंग कंपोनेंट, ठीक है। फिर है क्राइसिस, व्हेन बैंकिंग सेक्टर विटनेस अ लोअर देन एवरेज रेट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। अगर बैंक्स के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो सिचुएशन में भी एनपीएस लगातार बढ़ते हैं। तो ये 5 बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में ये एनपीए लगातार बढ़ रहा है। तो अब तक सरकार ने, यानी ये जो बैड बैंक की हम बात कर रहे हैं, अभी हम उस पे मुद्दे पे आए नहीं है, पहले हम उसके चारों तरफ पहले वाला मैटर देख रहे हैं। तो इस बैड बैंक को जो सितंबर में अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ है, तो उसको आने से पहले गवर्नमेंट के पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे जिनके थ्रू वो इन बैड लोन्स की रिकवरी करता था या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की रिकवरी करता था। उसमें सबसे पहला एक्ट था सरफेसी एक्ट 2002। अभी अलग से सरफेसी हम पढ़ेंगे, पहले मैं आपको केवल ये टूल्स बता रहा हूं। तो इस सरफेसी एक्ट 2002 में दूसरा लोक अदालत है इनके पास, ठीक है। सरफेसी एक्ट में क्या है, सरफेसी एक्ट में बैंक को यह अधिकार मिलता है, ये अथॉरिटी मिलती है कि अगर वो जो लोन उसने दिया है उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो मॉर्गेज उसके पास है ही, तो इस सिचुएशन में बैंक के पास उसकी अथॉरिटी होती है कि वो उस मॉर्गेज रखी हुई जगह को या सिक्योरिटी को बेच करके अपनी वसूली कर सकता है, ठीक है। तो ये सरफेसी एक्ट में दिया हुआ है, 2002 में आया था ये। दूसरा है लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब क्या होगा कि जब बैंक का पैसा नहीं आ रहा होगा तो बैंक लोक अदालत के पास जाएगा। ये लोक अदालतें अदालतों से या कोर्ट से थोड़ी सी अलग होती हैं। ये जनरली फैमिली कोर्ट्स होते हैं या सेटलमेंट कोर्ट्स होते हैं, तो उसमें सेटलमेंट की बात होती है, यानी कि वो जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसके पास से एप्लीकेशन जाएगी कि ये बैंक सेटलमेंट करना चाहता है इस कस्टमर के साथ में जो लोन नहीं चुका रहा है। तो अब क्या होगा कि नोटिस जाएगा उस कोर्ट की ओर से उस कस्टमर के पास में कि आप इतनी तारीख को इतने बजे आइए, इस बैंक ने आपके ऊपर ये एप्लीकेशन लगाई है, तो आप बैठ के सेटलमेंट कीजिए। करना नहीं करना वो दोनों के ऊपर है, यानी वो तो केवल प्रोविजन सेट करेंगे। कोर्ट का यहां पर काम क्या होगा, केवल उनके बीच में आपस में बातचीत करानी है, उनको सेटल होने के लिए राजी करना है। अगर कोई पार्टी सेटल होने की राजी होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं होती है तो फिर अगला मैटर है डीआरटी, यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। तो ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, इनका काम क्या है, इनका काम जो डेट है, जो कर्जा है, उसको रिकवर करवाना है। भारत में इस समय टोटल 32 डीआरटी सेंटर्स हैं। अब इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो है ना, ये कोर्ट नहीं होता, ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट नहीं है। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ बैंक के लोग हो सकते हैं, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट जज वाली पोजीशन के लोग हो सकते हैं, इसमें कुछ पब्लिक के लोग भी हो सकते हैं, और ये मिलकर के बातचीत करवाते हैं, फिर लेकिन लीगली होता है, ठीक है। और दोनों को फिर वही सेटलमेंट की कोशिश होती है कि आप मान जाओ, सेटलमेंट कर लो, बैंक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कस्टमर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, और दोनों मिलकर सेटलमेंट करके इस मामले को खत्म करो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, फाइनली सरफेसी एक्ट में वो जो मॉर्गेज है वो बिकेगा। तो ये ना तो यहां पर लोक अदालत चाहती है और ना ये डीआरटी चाहता। लेकिन फिर भी अगर आप डीआरटी के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील भी कर सकते हो। तो डीआरटी की सीधी अपील कहां पर हो सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। डीआरटी कैसे बना उस पर मैं दोबारा भी आऊंगा।
तो ये तीन तो हमारे पास वो चैनल हैं जिनके थ्रू रिकवरी हो सकती है। अब बैंक अपने हिसाब से किस तरह सेटल करता है वो देखिए। उसके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें वो क्या कर सकता है कि वो तैयार कर सकता है उस लोन को लेने के लिए। पहला है क्रेडिट रेटिंग्स, यानी सिविल स्कोर। आप जानते होंगे सिविल की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सन 2000 में आरबीआई ने बनाया था, ठीक है। ये फिलहाल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई ओन्ड नहीं है। आरबीआई इसका फाउंडर तो था लेकिन ओनर नहीं है, ठीक है। तो ये सिविल जो है वो कब आया था? 2000 में। तो सिविल में क्या हुआ कि उसमें एक आपके पास पैन कार्ड है, वो पैन कार्ड आपका चारों तरफ लिंक हो गया, सारे अकाउंट से लिंक हो गया। आपने कोई लोन लिया तो भी उसमें आएगा, लोन चुकाया तो भी उसमें आएगा, नहीं दिया वो भी उसमें आएगा, और आपका सिविल स्कोर लगातार डाउन होता जाएगा। अगर आपने लोन लिया, टाइम पर उसको रिपे किया, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, और आगे अगर आप लोन लेते हो तो उसमें आपको फायदा होगा। और अगर आपने लोन नहीं दिया, खुद अपने दादागिरी करने की कोशिश करी बैंक्स के ऊपर, या बैंक्स को आप टाइम पे पैसा नहीं दे रहे, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आपका जो सिविल स्कोर है वो नीचे जाएगा। तो ये जो सिविल स्कोर की हम बात कर रहे हैं, ये सिविल जो है ना वो 300 से लेकर के और 900 तक होता है। तो मिनिमम 300 है, मैक्सिमम कितना है? 900, ठीक है। तो ये सिविल स्कोर डिपेंड करेगा फिर आपके आगे क्रेडिट पे, यानी आगे आपको लोन लेने हैं तो आप सिविल स्कोर अच्छा रखो, टाइम पर पेमेंट करो, नहीं लेने हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो आप कितना ही खराब कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिविल मैटर करेगा। दूसरा है ईडब्ल्यूएस, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ना, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो ऐसे में जैसे ही आपके पास मान लीजिए 1 तारीख का आपका लोन की इंस्टॉलमेंट की डेट है, तो 1 तारीख से पहले ही आपके पास बैंक की ओर से मैसेज आने शुरू हो जाएंगे जो आपको बताएंगे कि भैया जी तैयार हो जाओ, अकाउंट में पैसा रख लो, पैसे कटने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी तारीख की आपकी लोन की डेट है इंस्टॉलमेंट की, आप अकाउंट में पैसा मेंटेन रखिए। तो वो ये वाला काम शुरू होता है क्या? अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। फिर है स्पेशल मेंशन अकाउंट, अभी हमने डिस्कशन किया इस पर। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट में क्या किया कि आरबीआई ने बता दिया कि आपको जहां पर डाउटफुल लगना चालू हो रहा है उस पर तुरंत फॉलोअप करना चालू करो, तो वो रेगुलर फॉलोअप शुरू हो जाता है। तो जहां पर भी हल्का सा डाउटफुल है कि ये जो बंदा जिसको हमने लोन दिया है वो अनसिक्योर हो रहा है, मान लीजिए कोरोना की वजह से उसकी नौकरी चली गई, या उसके पास समस्या क्या आ रही है कि उसने कोई दुकान खोली थी या उसने कोई स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन अब क्या हुआ, वो नहीं आ रहा पैसा। तो जब नहीं आ रहा पैसा तो वो भरे कहां से? तो इसलिए अब रेगुलर फॉलोअप लाना शुरू हो जाता है, ठीक है। बैंक वाले आपको अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देंगे, आपको ऐसे जताएंगे कि वो आपके भले के लिए बैठे हैं। क्यों बताएंगे ऐसे? क्योंकि वो फाइनली आपसे पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर शेड्यूल मीटिंग, वो आपको फोन करेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके संग बैठ के चाय पीना चाहते हैं, आपका घर देखना चाहते हैं, तो ये सारे फंडे वो अपनाने चालू कर देंगे। फिर फाइल लीगल केस, और जब सारे पैतरे अपना लिए फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो अब उसके पास क्या रास्ता बचा? वो लीगल केस आपके खिलाफ फाइल कर सकते हैं। पुलिस में हो सकती है एफआईआर पहले, उसके बाद कोर्ट में भी हो सकती है, और आगे कितना भी मैटर ये जा सकता है, तब तक जब तक कि पूरा पैसा वसूल नहीं होता। तो ये सारे वो मैटर्स हैं जिनके थ्रू क्या हो सकता है, जिनके थ्रू पैसे की रिकवरी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं पहले डीआरटी के बारे में, यानी ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स किस तरह से बने, क्यों बने, और इनका पर्पस है क्या। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? डीआरटी की। तो ये जो डीआरटी या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, इनको बनाया गया है एक एक्ट के थ्रू जिसका नाम है RD BBFI एक्ट, जो आया था 1993 में। तो 1993 में इंडियन पार्लियामेंट ने लॉ पास किया RD BBFI एक्ट, यानी रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू banks and financial institutions act। ठीक है।
तो ये डीआरटी यानी डेब्ट रिकवरी जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये कहां से बने, ये इस एक्ट से बने जिसका नाम है RDBBFI एक्ट 1993, यानी रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू बना क्या, डीआरटी। अब ये जो डीआरटी है ना, इनमें एक होता है जज। अब ये जज जनरली वो होता है जो कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। अब वो डिस्ट्रिक्ट जज हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तो जो क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज की होती है वही क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये कोई वकील भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी लॉयर को भी इसका जो जज है वो बनाया जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए केवल क्या हो, वो क्वालिफाइड हो, वो हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। फिर दूसरा है इसका टर्म कितना होता है, यानी कितने टाइम तक काम करेगा। तो वो काम करता है फॉर 5 इयर्स और 65 इयर्स। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू 5 इयर्स और एज 65 इयर्स तक, यानी दोनों में से जो भी पहले हो, तो या तो उसकी एज 65 हो जाए या फिर वो 5 साल पूरे कर ले। इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को पूरा करना चाहिए तो उतना टर्म वो रहेगा, तो ये इसमें होगा। फिर इसके अलावा इसकी जो अपील होती है वो अपील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में हो सकती है। यानी कि डीआरटी ने अगर कोई भी फैसला दिया और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो सिचुएशन में आप यानी बैंक या वो कस्टमर, वो दोनों के दोनों या कोई भी अपील कर सकता है, पहले हाई कोर्ट में उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि डेट रिकवरी जो ट्रिब्यूनल है उसने जो बोला वो फाइनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि आप उसके खिलाफ भी अपील कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे पढ़े। यानी कि अभी तक हमारे पास जो रास्ते थे, सरफेसी एक्ट, लोक अदालत, ये डीआरटी और ये सारे के सारे तरीके जिनसे कि बैंक अपनी वसूली कर सकता है। ठीक है, फिर हम आए इसमें सरफेसी एक्ट में। तो सरफेसी एक्ट यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो सरफेसी एक्ट आरबीआई ने पास किया कब, 2002 में। तो इन 2002 आरबीआई पास्ड सरफेसी एक्ट, और इस सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। तो बहुत लंबे लंबे से नाम आपके आ रहे हैं, पर सरफेसी ठीक है, वो आसान है, समझ में आ जाता है। तो ये जो सरफेसी एक्ट बना, इस एक्ट के दायरे में एक तो सारे के सारे बैंक्स आ चुके हैं फिलहाल। पहले कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं थे, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स को भी शामिल कर लिया। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स और जितने भी ये बैंक्स हैं वो सारे के सारे सरफेसी एक्ट के दायरे में आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि 1 लाख से कम का अगर लोन है तो उस पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। तो 1 लाख से कम पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। ये कितने पर लागू होगा, मोर देन 1 लाख। तो इट विल अप्लाई ऑन द लोन ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो 1 लाख रुपए से कम का होगा तो उस पर कोई अप्लाई नहीं होगा। उससे ऊपर की जो मॉर्गेज है केवल ये उनकी वसूली कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए बैंक को ऐसा लगता है कि उसका लॉस में चला गया, यानी वो जो लॉस है ना, अभी जो हमने बात करी कि जो 3 स्टेज थी, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट, तो वो लॉस असेट हो चुकी है, वो पैसा नहीं आ रहा। तो अब सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में बैंक क्या करेगा, बैंक भेजेगा नोटिस। ठीक है, अब ये जो बैंक नोटिस भेजेगा इसमें कम से कम 30 दिन का टाइम वो देगा। इस 30 दिन के अंदर क्या होगा, 30 दिन के अंदर वो जो कस्टमर था उसको या तो पैसा जमा करना है या फिर उसको उसका सेटलमेंट करना है, तो दोनों में से कोई भी काम करेगा। अगर मान लीजिए बैंक ने नोटिस भेजा और क्या किया कस्टमर ने, वो कोर्ट के पास चला गया या डीआरटी के पास चला गया या लोक अदालत में चला गया, तो वो सरफेसी एक्ट उस जगह पर लागू नहीं होगा। पहले उस कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद फिर वो सरफेसी एक्ट लागू होगा। तो इसमें पहली कंडीशन तो क्या हुई कि 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हुई
कि इसमें कम से कम 30 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा कस्टमर को, और 30 दिन के अंदर अंदर भी अगर कोई जवाब नहीं आता है तो अब बैंक भेजेगा। ये पहला नोटिस था, ठीक है। तो पहले नोटिस का टाइम कितना है, 30 दिन का। अब इसके बाद फिर ये बैंक बेचारा बनके दूसरा एक नोटिस और भेजेगा, ये इसका सेकंड नोटिस है। और ये जो सेकंड नोटिस है ना, इसकी लिए टाइम लिमिट है 60 दिन। तो जब ये 60 दिन पूरे हो जाएंगे तो ही वो बैंक उस जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज कर सकता है। तो जब तक 60 दिन पूरे नहीं होंगे तब तक बैंक मॉर्गेज नहीं कर सकता। तो यानी इस पहले नोटिस के बाद 30 दिन का टाइम लगा जवाब देने के लिए। आपने कोई जवाब दिया तो अच्छी बात है, नहीं जवाब दिया तो आप क्या कर सकते हो, फिर वहां कोर्ट में जा सकते हो, सरफेस एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन आप ना तो कोई जवाब दे रहे हैं ना आप कोर्ट में जा रहे हैं, तो फिर बैंक सीधा दूसरा नोटिस भेजेगा। और इस दूसरे नोटिस के बाद मैक्सिमम टाइम कितना मिलेगा, 60 दिन। और इस 60 दिन के बाद फिर क्या हो सकता है, बैंक कैन ऑक्शन योर प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखी गई थी बैंक उसको ऑक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये यहां पर एक मैटर आ गया कि अब ये इसके पास वसूली का राइट मिल गया, ठीक है। अब इस सरफेसी एक्ट का रोल है क्या। पहला रोल है इसका सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। तो जो फाइनेंशियल असेट्स बैंक के पास रखे हुए थे ये उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। तो जो फाइनेंशियल असेट्स थे उनका रिकंस्ट्रक्शन करेगा, यानी क्या कर सकता है, उनको दोबारा वो लोन में चढ़वा सकता है या उसको सही करके उसको बेच भी सकता है, तो उससे पैसा वो लेके आएगा, ठीक है। तीसरा एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो जो सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट है उसको दोबारा लागू भी करवा सकता है वो, यानी कि पैसा नहीं आ रहा था लेकिन अब वो मजबूर करे कस्टमर को तो वो उसको दोबारा इंटरेस्ट शुरू करवा सकता है। या फिर अदर फंक्शन जैसे कि एक्ट एज एन एजेंट ऑफ बैंक ऑफ FIRs फॉर रिकवरी, एक्ट एज मैनेजर ऑफ द सिक्योर्ड असेट्स अपॉइंटेड बाय द लेंडर। तो इन दोनों के बीच में बिचौलिए वाला काम भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सरफेसी एक्ट अपना काम कर रहा था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को क्यों लगा ऐसा कि उसने बैड बैंक जैसा रोल शुरू किया, उस पर ही बात करेंगे अभी हम। तो ये DRTs के बारे में हमने पढ़ा क्या, कि ये DRTs किस तरह शुरू हुए, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 के थ्रू, ठीक है। तो ये शुरू हुआ। फिलहाल कितने DRTs इंडिया में, टोटल DRTs हैं कितने, 32, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर कोई क्वालिफाइड हो वो इसका जज हो सकता है, ये हमने पढ़ी लिया, ठीक है। तो ये DRT अपना काम कर रहा है, सरफेसी एक्ट अपना काम कर रहा है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला काम चल रहा था। फिर ये सिविल स्कोर की हम बात करें। सिविल स्कोर का मतलब क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फिर ये ब्रैकेट में इंडिया और यह है लिमिटेड। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन इन ब्रैकेट ब्यूरो इन ब्रैकेट इंडिया लिमिटेड, ये कब बना, ये बना सन 2000 में, ठीक है। तो सन 2000 में RBI ने ये सिविल वाला जो है ऑर्गेनाइजेशन वो शुरू किया। तो उसका फाउंडर तो कौन था, फाउंडर है इसका RBI, लेकिन फिलहाल इसका प्रमोटर कौन है, यानी ये फिलहाल एक प्राइवेट कंपनी है और इसका जो प्रमोटर है वो कौन है, इसका प्रमोटर RBI ने अपने हिसाब से बना रखा है, उसका नाम है ट्रांस यूनियन, ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल इंक लिमिटेड। तो ये ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल इंक लिमिटेड फिलहाल जो है ये सिविल का प्रमोटर है। और फाउंडर कौन था इसका, फाउंडर था इसका RBI। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। तो सिविल का काम क्या है, सिविल का काम यह है कि वो आपका क्रेडिट स्कोर देखेगा और उसी क्रेडिट स्कोर के हिसाब से फिर आपको लोन मिलेगा। यानी आप अगर कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हो, आप मोबाइल लोन के लिए अप्लाई करो, ऑटो लोन के लिए अप्लाई करो, तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा। अगर वो सिविल स्कोर ठीक है तो लोन मिलेगा, अगर खराब है तो फिर लोन में दिक्कत आएगी, वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए सिविल स्कोर को ठीक करना यहां पर बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी जो रेंज है वो कितनी है,
पॉइंट्स होते हैं इसमें 300 टू 900 पॉइंट्स। अब इसमें जो गुड स्कोर माना जाता है, यानी ये जो गुड स्कोर है सिविल का वो कितना है, वो है 700 टू 900 पॉइंट्स। तो अगर आपका 700 से ऊपर का सिविल स्कोर है तो फिर क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़िया है, आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। और 700 से नीचे अगर जा रहा है तो फिर वो डाउटफुल है, बहुत जोर लगाना पड़ेगा सिविल स्कोर को ठीक करने के लिए। तो इस पर हमेशा इस समय जोर लगाया जाता है। अगर आप बार बार सिविल स्कोर चेक करोगे तो उसमें भी पर सिविल स्कोर चेक करने पर आपका 0.25 नीचे आएगा। तो बार बार सिविल स्कोर भी चेक नहीं करना चाहिए, ना किसी से चेक करवाना चाहिए, ठीक है। पर चेक करवा रहे हो तो तभी करवाओ जब आपको लोन लेना बहुत ज्यादा कंपलसरी, उसके बिना काम नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो बार बार लोन लेने से, चेक कराने से भी सिविल स्कोर कम होगा। अगर लोन का टाइम पर पेमेंट नहीं हुआ तो भी सिविल स्कोर कम होगा, और बिना सिविल स्कोर के लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं बैड लोन्स पे या बैड बैंक पे। तो ये है बैड बैंक। तो अभी तक हमने पढ़ा बैड बैंक बनने से पहले का सिस्टम और बैड बैंक की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट हो तो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ जयंत, बैंक एग्जाम आप हिंदी मीडियम से भी दे सकते हो, मीडियम का इसमें कोई इशू नहीं होता, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, बस आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। हाँ सुशांत, ऐसा हो सकता है अगर बैंक मैनेजर ने वहां पर गारंटी दे रखी है और बैंक मैनेजर ने बोला है कि मैं मेरे बिहाफ पे इसको जानता हूं, ये बहुत बढ़िया आदमी है, तो फिर बैंक मैनेजर पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। जॉब जाना नहीं जाना वो तो थोड़ा सा अलग बात है। हाँ, अगर आप सेटलमेंट करते हो, यानी अगर आपने रेगुलर इंस्टॉलमेंट के थ्रू पैसा पे किया है तो सिविल स्कोर अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा था और वो आपने टाइम पर पे नहीं किया, तो सिचुएशन में आपका सिविल स्कोर डाउन हुआ, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आप बैंक के पास गए, भाई बैंक के पास तो हथियार पहला तो सिविल स्कोर आपका खराब करेगा वो। फिर आप बैंक के पास गए, बोला मेरा सिविल स्कोर खराब जा रहा है, मेरे को लोन लेना है, हाउस लोन, तो ऐसा करो सेटलमेंट करो उसको। अब आपने अगर सेटलमेंट किया तो इस सिविल स्कोर और ज्यादा खराब जाएगा, ठीक है। वो तो केवल पूरा पैसा चुकाने से ही सही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? और हाँ जैन, मैं आपका आंसर दे चुका हूं, हिंदी मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो और कोई भी क्वेश्चन नहीं किसी का? ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये है वो बैड बैंक जिस पर हम बात बार बार कर रहे थे। तो बैड बैंक का मतलब बैड बैंक नहीं है, बेसिकली वो बैड लोन्स को रिकवरी करने वाला एक ग्रुप है, ठीक है। अब ये बैड बैंक एक नहीं है, बैड बैंक है दो। तो बैड बैंक में गवर्नमेंट ने दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो ये है एएमसी, यानी बैड बैंक जो है वो बेसिकली क्या है, बैड बैंक एक एएमसी है, यानी इट्स एन असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बैड बैंक जो है वो क्या है, ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है। किस तरह की कंपनी है? असेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी जितने भी असेट्स हैं
ये उनको मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, अब दूसरी हम बात करें कि ये जो असेट मैनेजमेंट वाली कंपनी है ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, यानी इनका जो काम करने का तरीका है वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहली बात तो ये असेट मैनेजमेंट वाली कंपनी है, यानी जो असेट्स है जो रिकवर्ड होने या जो लॉस में जा चुके हैं ये केवल उनको मैनेजमेंट करने का काम करती है। तो गवर्नमेंट ने इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए। सबसे पहला है NARCL। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, NARCL यानी नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो पहली कंपनी का नाम क्या है, NARCL यानी नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और दूसरी बनाई है, इसका नाम है IDRCL यानी इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो दो अलग अलग कंपनीज बनाई हैं, NARCL और IDRCL। ठीक है, तो दो कंपनीज हैं NARCL और IDRCL। ठीक है, तो ये जो दोनों कंपनीज बनी है इन दोनों के दोनों कंपनीज का फॉर्मेशन, क्योंकि जैसा आप जान रहे हो कि आजकल एग्जाम्स में ये एक्ट्स पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी एक एक्ट के थ्रू हुआ है। आप जानते हो उसका नाम, इसका नाम है इंडियन कंपनी एक्ट। तो कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 एंड देन अमेंडेड इन 2013। तो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 और 2013 के तहत इसको गवर्नमेंट ने बनाया। तो ये दोनों जो कंपनीज है वो किसकी है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। ठीक है, तो दोनों है तो कंपनीज, अलग से पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू उनको नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करके इन दोनों कंपनीज को बनाया। ठीक है, अब ये जो दोनों कंपनीज हैं इसमें फिलहाल 8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनकी इनकी भागीदारी है, इनकी शेयर होल्डिंग है। तो फिलहाल इसमें 8 बैंक्स हैं जिनकी भागीदारी इसमें दी गई है। ठीक है, तो इस पर बात करने से पहले हम बात कर रहे हैं कि AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये कौन कौन सी बन चुकी है अभी तक। दुनिया की सबसे पहली इस तरह की कंपनी जो एसेट मैनेजमेंट का काम करती है वो बनी थी सबसे पहली, तो ये फर्स्ट AMC यानी दुनिया की पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये बनी थी 1988 में USA में। तो USA में 1988 में सबसे पहली कंपनी बनी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था NGAB यानी नेशनल ग्रीन असेट बैंक। तो नेशनल ग्रीन असेट बैंक के नाम से सबसे पहली कंपनी बनी थी और ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी थी। तो असेट मैनेजमेंट का काम दो तरह से हो सकता है, या तो गवर्नमेंट अपने थ्रू कर सकती है या फिर प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट भी चार्ज करेगा और चार्ज ये भी करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सरकार ने दोनों कंपनीज बनाई तो ये कोई चार्ज नहीं लेंगी, चार्ज तो ये भी लेंगी, लेकिन इनकी प्रोसेस किस तरह से होगी हम उस पर भी बात करेंगे। तो हमने यहां पर पहली बात तो करी क्या कि गवर्नमेंट ने अभी सितंबर में ही ये दो कंपनीज बनाई, कौन सी, NARCL और IDRCL। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट ने जो अपना पर्पस बताया कि पर्पस है क्या, हम इसको क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे रीजन था ये बढ़ता हुआ NPA। RBI के जो डेटाज हैं उन डेटाज के हिसाब से इस समय केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, इस समय केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो NPA है वो टोटल 2 लाख करोड़ रुपए है। यानी वो अमाउंट जिसको हम कभी सोच ही नहीं सकते। उसमें 9,000 करोड़ तो अकेले विजय माल्या का है, 5-7 हजार नीरव मोदी का है और बहुत सारे लोगों का है। तो ये वो लोग हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लिए और रफू चक्कर हो गए, वो है ही नहीं। तब ये जो 2 लाख करोड़ का जो लोन है ये कहां से वापस आएगा, यानी बैंक्स के पास से 2 लाख करोड़ रुपए जो पैसे हैं वो उसके डूबन खाते में जा चुके हैं। तो अगर यही 2 लाख करोड़ इंडियन इकोनॉमी में होता तो हमें बहुत सारे फायदे होते, ग्रोथ बढ़ती, लेकिन इस 2 लाख करोड़ ने क्या किया, हमारे पैरों में रस्सियां बांध रखी है, वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो अब इस 2 लाख करोड़ की वसूली कैसे हो, उसके लिए दो कंपनी बनाई, कौन सी, NARCL और IDRCL। अब इसमें NARCL का फंक्शन अलग है और IDRCL का फंक्शन अलग है। ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे। पहले हमने जो यहां तक बात करी वो क्या करी कि इंडियन कंपनी एक्ट 2013 1956 के तहत ये सारी कंपनीज बनी।
पहली जो एएमसी थी वो यूएसए में 1982 में बनी थी। मेलन ग्रुप नाम से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, उसने बनाई थी। ठीक है, तो ये जो कंपनीज हैं दोनों के दोनों, इसमें शेयर होल्डर्स हैं ये 8 बैंक्स। तो ये 8 बैंक्स हैं जो कि इसके शेयर होल्डर्स हैं। इनमें सबसे बड़ी जो शेयर होल्डिंग है इन दोनों कंपनीज में वो किसकी है? केनरा बैंक की है। तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है इसमें? केनरा बैंक। उसके बाद फिर बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 8 बैंक्स हैं इसके प्रमोटर। इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा प्रमोटर कौन है? ये केनरा बैंक सबसे बड़ा है, उसके बाद ऑलमोस्ट सारे बराबर है। ठीक है, तो बड़ी शेयर होल्डिंग है केनरा बैंक की, उसके अलावा इन 7 बैंक्स की और है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 8 बैंक के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो बैंकिंग का भी क्वेश्चन है और दूसरा करंट का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 8 बैंक्स क्या है इसके? ये इसके शेयर होल्डर्स हैं। अब हम बात करें कि ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाए ये करेंगे क्या। इसमें कई सारे किरदार हैं, यानी कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस जगह पर रोल प्ले करेंगे। उसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो तो है हमारा बैंक। तो सबसे पहले तो है कौन सा? बैंक। अब इस बैंक का यह कहना है कि उसने इस आदमी को दिया था लोन, इसको, लेकिन ये लोन वापस नहीं आ रहा। लोन तो दे दिया, तो इंस्टॉलमेंट्स वापस नहीं आ रही, ना तो प्रिंसिपल वापस आ रहा, ना इंटरेस्ट ही वापस आ रहा। तो दोनों में से कुछ भी वापस नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहां पर 2 लोग हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का मालिक है कौन? ए। इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ये इस बैंक के पास है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, कॉन्सेप्ट है। तो बैंक ने ए को लोन दिया, क्यों दिया था? इस प्रॉपर्टी के बेस पे दिया, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के हिसाब से लोन दिया, और उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट क्या किए? बैंक ने अपने पास रख लिए। लेकिन इस प्रॉपर्टी का ओनर तो ए ही है, ए का ही उस पर कब्जा है, ए ही उसमें रहता है। मान लीजिए वो घर है, तो बैंक के पास केवल कागज गिरवी रखे हुए हैं, लेकिन बैंक उसका ओनर नहीं है, और ना बैंक ने उसमें अपना कोई आदमी बिठा रखा है। बैंक का उससे वैसे कोई लेन देना नहीं है, बैंक उसमें घुस भी नहीं रहा। लेकिन जब उसको लगा कि अब ये वापस नहीं आ रहा, तो 1 साल का टाइम हमने देख लिया, लगभग वो 1.5 साल तक वेट कर लेगा, उसके बाद वेट नहीं करेगा। तो लगातार 1.5 साल तक जो कोई ना कोई सेटलमेंट हो रहा, ना कोई इंटरेस्ट, ना कोई प्रिंसिपल, कुछ वापस नहीं आ रहा, तो फाइनली बैंक क्या करेगा? उसको नोटिस भेजेगा। ठीक है, अब नोटिस भेज दिया, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा, तो अब इसके बाद बैंक ने डाल दिया कि हमारी तरफ से ये जो लोन है उसकी वसूली शुरू की जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर बैंक खुद जाकर के वसूली करेगा तो उसकी वजह से उसकी इमेज खराब होगी। तो इसने क्या किया? अब इसके पास आया गवर्नमेंट का ऑफर। क्या ऑफर आया? कि हमने आपके लिए एक बैड बैंक बनाया है। किसके लिए? इस एनपीए की रिकवरी के लिए। तो गवर्नमेंट ने एनपीए की रिकवरी के लिए एक सेगमेंट तैयार किया, एक पूरा इंस्टीट्यूशन तैयार किया, जिसमें सबसे पहला है NARCL। ठीक है, तो पहला कौन सा था? NARCL। NARCL क्या है? ये नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो पहला कौन सा किरदार है इसमें? पहला कौन सा वो है रोल एक्टर? उसका नाम है NARCL, यानी नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या करेगा? इसमें NARCL का रोल क्या है? NARCL अब बैंक से बोलेगा कि आपके पास जो जो एनपीएस हैं वो मुझे बताओ। ठीक है, मैं उन एनपीएस को आपसे खरीद रहा हूं, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बैंक के पास रखे हुए हैं, NARCL उन डॉक्यूमेंट्स को खरीदेगा, उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा। ठीक है, लेकिन NARCL उस पूरी प्रॉपर्टी के जो वैल्यूएशन बैंक ने लगा रखा है वो उसके पूरे के पूरे पैसे नहीं देगा। NARCL क्या करेगा? NARCL मिला किससे? बैंक से, उसी बैंक से जिसका एनपीएस है। ठीक है, तो बैंक से उसने क्या बोला कि मुझे खरीदना है तुम्हारा एनपीए। भाई तुम्हारे पास क्या काम है? तुम ऑक्शन करोगे, उसका वसूली करोगे, वो काम मैं करूंगा, मैं उसके लिए एक्सपर्ट हूं।
तो क्या किया इसने, इसने बैंक से एनपीए जो है ना उसको किया परचेज। अब ये परचेज कैसे करेगा, परचेज करने के लिए ये टोटल वैल्यू का 15% देगा उसको कैश, यानी जैसे ही वो डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेगा उसका 15% कैश में क्या करेगा, वो उसको पेमेंट कर देगा। यानी मान लीजिए कि टोटल जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है, तो 1 करोड़ का 15 लाख रुपए कैश वो दे देगा उसको कि ये पकड़ तेरे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू, अब हम इसको बेचने की तैयारी करते हैं। बाकी बचा जो 85%, 85% बचा, ये जो प्रॉपर्टी बिकेगी तब वापस दिया जाएगा। ठीक है, तो 15% तो क्या हुआ, तुरंत कैश में दे दिया उसको या चेक दे दिया, कुछ भी दिया। बाकी जो 85% था, ये 85% वो कैसे दे रहा है, ये दे रहा है आफ्टर सेलिंग सिक्योरिटी, आफ्टर सेल ऑफ सिक्योरिटी। यानी वो जो घर था 1 करोड़ का, उस 1 करोड़ के घर को जिस दिन वो बेचेगा उस दिन बाकी का 85 लाख रुपए वो उसको देगा। अभी उसने कितने दिए, केवल 15 लाख रुपए दिए। अब ये जो 15 लाख रुपए हैं ये इसके पास कहां से आया भाई, ये तो नई कंपनी है ना, तो नई कंपनी के पास 15 लाख रुपए कहां से आए, ये 15 लाख रुपए दिए इसको इस सरकार ने, तो ये जो 15 लाख रुपए इसके पास आए ना, ये देने वाली है इसको सरकार। ठीक है, तो ये जो शुरू में जिस तरह से ये खरीदेगी उसके लिए सरकार इसको पैसा दे रही है, और सरकार कितना पैसा दे रही है, 30,600 करोड़ रुपए। तो सरकार ने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, 30,600 करोड़ रुपए। देखो मेरी तो मैथ्स खराब है, आप देखो कि मैंने अभी जो आपको बोला कि टोटल टारगेट कितना है, टोटल टारगेट है 2 लाख करोड़ रुपए। 5 साल के अंदर अंदर सरकार ये चाहती है कि 2 लाख करोड़ रुपए जो ये इसमें है एनपीएस में, उसको वापस किया जाए या उसको खरीदा जाए या उसको जो है वो कैश फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। यानी वो एनपीए जो है ना वो खत्म हो, एनपीए को जीरो करना है। तो एनपीए को जीरो करने के लिए क्या चाहिए उसको, 2 लाख करोड़ का टारगेट है। हमने बोला इसमें क्या कि इनिशियली बैंक को केवल 15% ही देना है, यानी टोटल जितना भी उसका एनपीएस था उसका केवल 15% वो देगा उसको, उसके अलावा नहीं देगा। बाकी 85% कब, जब वो सिक्योरिटी बिकेगी तब। शुरू में कितना देना है, केवल 15% देना है। तो 2 लाख करोड़ का 15% कितना हुआ, ठीक है, आप जानते हो उस बात को। तो 2 लाख करोड़ का जो 15% है वो 30,000 ही तो है। ठीक है, तो ये 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने किस बात के लिए दिए इसको, इसी बात के लिए दिए कि आप बैंक से उनकी एनपीएस को परचेज कर लो। तो बैंक से क्या किया, एनपीएस को परचेज कर लिया गया, ये 15% कैश देकर तो उसको फ्री कर दिया। अब बाकी जो 85% है वो कब देगा, जब वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। ठीक है, तो अब जितने की प्रॉपर्टी थी उतने की बेच दी गई। तो फिर एनएआरसीएल को क्या मिला भाई, एनएआरसीएल ने क्यों मेहनत करी, एनएसीआरएल का मतलब वो अपना खून जलाया बीच में। क्यों खून जला रहा है वो, क्योंकि इसका एनएआरसीएल का जो यहां पर कमीशन सेट किया गया है, भाई फोकट में कोई क्यों काम करेगा, क्योंकि उसको कमीशन मिलने वाला है 1.5 से लेकर के 2% तक। तो टोटल जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा उसका 1.5 से 2% कमीशन किसके पास जाएगा, एनएआरसीएल के पास जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका मैटर समझ में आया होगा। तो एनएआरसीएल का रोल यहां पर क्या है, एनएआरसीएल का रोल यहां पर क्या हुआ कि बैंक ने ए को लोन दिया, लोन की रिकवरी नहीं हुई, वो जो लोन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, द लोन वॉज कन्वर्टेड इनटू लॉस असेट्स। ठीक है, तो बैंक के पास क्या रास्ता बचा, केवल ऑक्शन करने का। तो बैंक ने क्या किया, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे वो किसको भेज दिए, बैंक ने ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है वो दे दिए इधर एनएआरसीएल को। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट बैंक के पास रखे हुए थे वो सीधे किसके पास आ गए, एनएआरसीएल के पास आ गए। यानी उसका जो एक्विजिशन था या जो अधिग्रहण था वो किसने कर लिया, एनएआरसीएल ने। कैसे किया, एनएआरसीएल ने इसके लिए टोटल जो वैल्यू लगाई उसका 15% तो दिया कैश, ये पकड़ तो, और बाकी 85% जो है वो जब प्रॉपर्टी सेल होगी तो मिलेगा।
अब ये इसके पास 15% कहां से आया? सरकार ने इसमें पीछे बैकअप इसको दे रखा है, कितना? 30,600 करोड़ रुपए। तो सरकार इस NARCL को 30,600 करोड़ रुपए दे रही है, किस बात के लिए? उन प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए, ठीक है। और टारगेट कितना है? 5 साल के अंदर ये जीरो करना है आपको, यानी जितना भी अभी 2 लाख करोड़ है वो 5 साल के अंदर अंदर आपको जीरो करके देना है। ये NARCL को दे दिया क्या टारगेट। तो ये बेड बैंक की जो पहली कंपनी NARCL, ये उसका रोल आपने देखा, ठीक है। अभी हमने दूसरी कंपनी कौन सी देखी? IDRCL, यानी इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इसमें IDRCL का रोल क्या है? दूसरा, आप इस पे आओ। तो इस जगह पर अब ये IDRCL क्या करेगा? जो दूसरी कंपनी है IDRCL, इसका फिर रोल क्या है? इसको भी समझो, देखो आप। यानी इसने क्या किया कि मैटर वही बैंक, ठीक है। बैंक ने ये इसको लोन दे रखा था। अब फिलहाल इस बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि क्या किया कि बैंक ने ये जो लोन था या जो उसकी प्रॉपर्टी थी जिसके बदले में वो लोन दिया गया था, वो NARCL को दे दिया, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने प्रॉपर्टी किसको भेज दी? NARCL को दे दी, डॉक्यूमेंट उसके पास पहुंच गए। अब ये NACR के पास प्रॉपर्टी आ गई, तो NARCL ने तो केवल प्रॉपर्टी परचेज करी। तो यहां पर इसका जो रोल है वो क्या है? वो है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो केवल प्रॉपर्टी खरीदने का एक्सपर्ट है। अब ये प्रॉपर्टी जो है ना, इसने NARCL ने क्या किया? ये इस IDRCL को ये इसने दे दी, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी NARCL के पास थी वो किसके पास चली गई? वो IDRCL के पास चली गई, दूसरी जो कंपनी है बेड बैंक वाली उसके पास। तो ये प्रॉपर्टी आ गई किसके पास? IDRCL के पास। अब ये IDRCL क्या करेगा? इसका काम है सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी खरीदने वाला ऑर्गेनाइजेशन अलग है और बेचने वाला ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक है। तो IDRCL ने क्या किया कि IDRCL ने वो प्रॉपर्टी बेच दी। तो जो प्रॉपर्टी बेची, इससे फिर 85% ये किसको गए? ये बैंक को दे देगा, ठीक है। तो अब ये सर्कल शायद आपकी समझ में आया होगा। कैसे? कि लोन इसके ऊपर था, मान लीजिए हमने इसका वही A नाम रखा हुआ है, ठीक है। A ने लोन लिया, बदले में उसने क्या दिया? प्रॉपर्टी रखी अपनी गिरवी। प्रॉपर्टी किसने खरीद ली फिर? बैंक से, NARCL ने। और NARCL ने कितना पैसा दिया उसको? केवल 15% उस असेट वैल्यू का दे दिया किसको? बैंक को। बैंक फ्री कर दिया एक तरह से। बाकी बोला कि भैया जब ये बिक जाएगी तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। NARCL केवल प्रॉपर्टी खरीदने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। NARCL को पैसे किसने दिए खरीदने के लिए? 30,600 करोड़ रुपए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए। अब NARCL ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसको कर दी? इस IDRCL को। IDRCL ने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेच को दे दी किसको? बैंक को। तो बैंक के पास जो खुद कोई काम नहीं कर पा रहा था रिकवरी का, वो ये 2 वसूली भाई करते हैं। तो एक वसूली भाई कौन सा है? अब एक मुन्ना है, एक सर्किट, आप ऐसे मान लो। तो ये जो मुन्ना है इसका काम क्या है NARCL का? ये तो केवल प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है। और ये सर्किट क्या करता है IDRCL? ये प्रॉपर्टी को बेचता है, ठीक है। तो खरीदने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है। तो फाइनली क्या होगा इससे कि बैंक, जो कि जिसको डूबंद खाता माने बैठे थे, बैंक ये माने बैठे थे कि ये पैसा कहीं वापस आने नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो पैसा उसका वापस आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा काम यहां पर सरकार इन कमर्शियल बैंक्स के लिए करके दे रही है, क्योंकि अगर एनपीएस से फ्री हो गए तो फाइनली बैंक दोबारा फायदे में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर इस समय गवर्नमेंट का है, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल सेक्टर इसके ऊपर है, पूरी ग्रोथ इसके ऊपर टिकी हुई है, एम्प्लॉयमेंट पूरा इस पर टिका हुआ है। तो इसलिए किसी भी तरह से इस फाइनेंशियल सेक्टर में लोगों का विश्वास मजबूत बना रहे, ये इसके लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो ये प्रोसेस जिस पे अभी हमने डिस्कशन किया ये वही है। यानी किस तरह से करेंगे इसमें
कि ये बोरोवर ने, यानी जो ऋण लेने वाला था, लोनर था, उसने क्या किया, सिक्योरिटी रखी बैंक के पास में और बैंक ने उसको बदले में दे दिया लोन। अब ये बैंक जो है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वापस नहीं आ रही, तो इसलिए बैंक ने क्या किया कि बैंक ने जो असेट था, ठीक है, वो वापस किसको दे दिया, इस एआरसी को दे दिया, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया, और बदले में एआरसी ने उसको पैसा दे दिया। ठीक है भाई, तुम तुम्हारे फ्री, हम अपने आप वसूली करते रहेंगे। अब ये एआरसी क्या करेगा कि वो इसके लिए थर्ड पार्टी ढूंढ रहा है, यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना, असेट मैनेजमेंट कंपनी, वो क्या करेगी, वो इसके लिए को तीसरा पार्टी देखेगी। किसके लिए, जो उस घर को खरीद सके, जो प्लॉट को खरीद सके, जो गाड़ी को खरीद सके। अब उसको इसने सिक्योरिटी पहुंचाई और बदले में उसको मिल गया कैश। ठीक है, अब प्राइवेट और गवर्नमेंट दो हैं। ठीक है, मैंने बात करी क्या कि असेट मैनेजमेंट करने वाले प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। अगर प्राइवेट असेट मैनेजमेंट वाला होगा तो वो क्या करेगा कि वो फुल कैश देकर के उसको फ्री कर देगा। उसके बाद वो लाख की प्रॉपर्टी को 2 लाख में बेचे, कि 2 लाख को 10 लाख में बेचे, या 2 लाख वाले को 50,000 में बेचे, वो ये जाने, बैंक उससे को मतलब नहीं है, क्योंकि उसका तो एनपीए वसूल हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी प्रोसेस सारी चलती है। अब क्योंकि सरकारी है, सरकारी बैंक अभी इसमें केवल शामिल हुए, धीरे धीरे करके इसमें, इस बैड बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स को भी शामिल करना है। तो ये इन बैड बैंक्स का सारा फंक्शन है। ठीक है, तो ये वाला बैड बैंक का फंक्शन क्या कि गवर्नमेंट की इसमें गारंटी लगी हुई है। तो यहां पर गवर्नमेंट की गारंटी है, उससे ये बैंक जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इनमें एनपीए और रिस्की एसेट्स हैं, तो उसकी कंट्रोलिंग किसको दे दी, बैड बैंक को दे दी। इधर सरकार ने बैड बैंक को, उसका फाउंडर बन गया। ठीक है, बैड बैंक ने इधर इसको परचेज प्राइस दे दी इस बैंक को, ये बैंक को फ्री कर दिया। इसके बाद जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको इसने वो प्रॉपर्टी बेची और ये पैसा फाइनली रिकवर हुआ और सरकार के पास या बैंक के पास पहुंच गया। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन करने वाले हैं कौन, ये बैड बैंक्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये क्लास खत्म होती है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। तो क्वेश्चन पूछना है तो बताइए बैड बैंक के बारे में फिलहाल, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हाँ, एक चीज और, ये जो बैड बैंक बना है ना सरकार ने, इस बैड बैंक के सीईओ, तो बैड बैंक के सीईओ ये एसबीआई में थे पहले, फिलहाल इनको क्या किया है कि एसबीआई से इधर इनको बैड बैंक का सीईओ बनाया गया है। इनका नाम है पद्म कुमार माधवन नायर। तो ये पद्म कुमार माधवन नायर है फिलहाल कौन, ये इसके बैड बैंक के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए। ठीक है, तो उसके सीईओ कौन है, पद्म कुमार माधवन नायर, जो पहले एसबीआई में थे, अब वो कौन बने, इस बैड बैंक के सीईओ बने। ठीक है, तो क्वेश्चन हो तो बताइए, बैंक पीएसयू है क्या। हाँ जी, बैंक भी पीएसयू हैं। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, या ऐसा कोई भी अंडरटेकिंग जिसको कि सरकार ने बनाया वो पब्लिक सेक्टर का हुआ। तो क्योंकि पब्लिक सेक्टर में आरबीआई भी शामिल है, तो जितने भी ये बैंक्स हैं ना, कमर्शियल बैंक्स, इनमें से कुछ बैंक, जैसे 12 बैंक है फिलहाल, ये 12 बैंक ऐसे हैं जिनमें कि आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि वो सारे पीएसयू में से कुछ पीएसबी हैं, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो कुछ पीएसयू क्या है, पीएसबी है। बैड बैंक अभी स्टार्ट हुआ है सितंबर 2021 में, लास्ट वीक इसका अनाउंसमेंट हुआ था, तो अभी सारी प्रोसेस चल रही है इसकी। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को बताइए। देखिए, बैंक पीओ की तैयारी करनी है तो अच्छी बात है, आप तैयारी कीजिए। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, आप जानते ही हो। मेन तो प्री में
3 ही आते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। मेंस में फिर कंप्यूटर और बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से सारा आता है। तो पहले बेसिक स्टार्ट कीजिए, फिर एडवांस के ऊपर आइए, प्रैक्टिस कीजिए खूब सारी, हर टॉपिक्स को समझिए। तो बैंक पीओ को मुश्किल काम नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? आप अभी लोन नहीं लेते हो, पर इतना पढ़ना पड़ता है। आप लोन लेने वाले थोड़ी हो, लोन देने वाले बनने जा रहे हो ना। आपका टारगेट क्या है कि आप जनता को लोन बांटना चाहते हो। तो आप वो बनना चाहते हो जो लोगों को खुशी देता है, क्योंकि लोन से वो अपना घर चला सकते हैं, लोन से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको वो बनना है। लोन आप लो मत लो वो आपकी मर्जी है, लेकिन लोन देने वाले बनो। और एक चीज और, आज के जमाने में ना रिश्ते हो या नहीं हो, लेकिन बिना किस्तों के जीवन नहीं चलता। यानी रिश्तों पे जीवन नहीं है, किस्तों पे जीवन हो गया। तो ऐसा कोई भी नहीं है। अभी आप स्टूडेंट हो, कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि जीवन में किस्तें ही किस्तें हैं, रिश्ते तो है ही नहीं। आपके पास रिश्तों के लिए टाइम नहीं है, किस्तों को चुकाने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। देखिए, बुक्स हर सब्जेक्ट की अलग अलग हैं सचिन, और जितना मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो इसमें बुक्स की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि जितना बुक्स में दिया हुआ है उससे कम से कम 6-7 गुना मैं आपको यहां पढ़ा दूंगा। देखिए, ये सबका लगभग बराबर है। जैसे 1 लाख, करीब 1 करोड़ के आसपास शेयर जो है ना, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास शेयर, ये अकेले केनरा बैंक के पास है। बाकी 99 लाख 90 लाख जो है ना वो सब में बटे हुए। तो सबसे बड़ा शेयर उसी का ही है। ठीक है, फिर गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी क्वेश्चन हो तो आप भेज दीजिए, कमेंट सेक्शन में देख लेंगे, आंसर दे दूंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।